हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी। तो यार ये जो हमारा 31/4 वाले सेट्स हैं उसके सेक्शन सी के बाद सी और उनके बाद सारा बच गया था, तो उसके भी डिटेल्ड सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं 27th क्वेश्चन। राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CaSO4.12H2O। कॉमन नेम इज POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पैरिस। केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। बहुत ईजी यार, आप जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जब हीट करते हो 373 केल्विन पे, तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है, हमारे पास ये POP बन जाता है। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब आप दे सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, राइट, CaSO4.2H2O 373 केल्विन, हीट का सिंबल ट्रायंगल, और क्या बनेगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O। और अच्छा सॉरी, इक्वेशन आपको किसकी देनी है जब ये रिएक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ओके, तो आप इसमें लिखोगे CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O गिव्स CaSO4.2H2O। ठीक है, ओके। 28th क्वेश्चन, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए बहुत ईजी है, आपको डेफिनेशन लिखनी थी। सिंस ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, that's why it is called an oxidation reaction. Okay, now name the oxidizing agent। दो तरह के हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है आपका एक, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, एक होता है आपके पास अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, करेक्ट। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत ईजी है यार, आप डायरेक्टली इसका रिएक्शन लिख सकते हो, NCERT में क्लियरली गिवन है। हाउ इज दिस रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन विच इथेनॉल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेन चीज़ है हमारे पास। तो यार देखो ध्यान से समझो, कंबशन क्या होता है, कंबशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंबशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2, नो ऑक्सीजन इज एडेड। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन के अंदर यू यूज एन एजेंट एंड मेन पॉइंट है ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड की जाती है एलिमेंट के अंदर, लेकिन कंबशन के अंदर ऐड नहीं की जाती। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। सो ये मेन डिफरेंस आप लिख सकते हो, आई थिंक सो, राइट। बस यही पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 29th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ए पार्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग। तो देखिए बहुत इजी है, डायग्राम तो आप बना दोगे, 3-4 स्टेजेस में आपको बताना है, लेकिन इसके अंदर आप बेसिकली बताओगे क्या, मतलब एक्सप्लेन कैसे करोगे कि बड एज एन आउटग्रोथ बन जाता है ड्यू टू द सेल डिविजन रिपीटेडली, करेक्ट, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, और फिर वो टाइनी इंडिविजुअल में होता है कन्वर्ट, और जब मैच्योर हो जाता है तब वो अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और वो खुद डिटैच्ड बड एक इंडिपेंडेंट एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे करके आपको समझाना पड़ेगा। नेम द सेल्स यूज फॉर रिप्रोडक्शन, रीजेनरेटिव सेल्स। नेक्स्ट, लिस्ट 2 रोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, दे ऐड देयर सिक्रीशंस टू द स्पर्म सो दैट नाउ दे आर इन अ फ्लूइड। ठीक है, और ये जो सिक्रीशन है ये बेसिकली एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और उसका ट्रांसपोर्ट ईजी करता है। बात समझ में आई। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब एक ही बात है। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट टेक्स प्लेस हियर। ओके, टेस्टिस दो काम करते हैं, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन और एक टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का सिक्रीशन। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। बहुत ईजी है, डोमिनेंट ट्रेट विल शो इट्स प्रेजेंस इन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखाता है। दूसरा आप बता सकते हो अगर ये दोनों इकट्ठे हैं, सो डोमिनेंट विल सप्रेस द रिसेसिव जब अकेला होगा तभी वो अपना दिखाएगा। आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो इसके अंदर, बहुत सारे, इसमें तो सबको नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लांट्स इन द F2 जनरेशन वर विद येलो। ठीक है, तो जब आप क्रॉस बनाते हो तो आपके पास क्या आता है, YY, आई मीन मैं प्रॉपरली बताता हूँ, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y। तो यहाँ पे 3 येलो सीड्स हैं, तो यानी 75% हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि 3/4 फ्रैक्शन आ जाएगी ना, येलो सीड्स की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो को आप कैपिटल Y से बता रहे हो ना, हाँ, तो 75%। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत ईजी है यार, द एबिलिटी ऑफ एन आई ऑफ द आइलैंड्स टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, इज पावर। What happens to the image distance in the eye when we increase the distance? देखिए image distance does not change बिकॉज यही तो फ़ायदा है पावर ऑफ अकोमोडेशन का। अगर आप इमेज को दूर ले जाओगे तो क्या सिलरी मसल्स इज़ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। आपको इसको नाम देना था और इसका रोल मैं बताता हूँ। रोल क्या है, सिलरी मसल्स रिलैक्स करती हैं जिसकी वजह से आई लेंस थिन हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इसी का ऑपोजिट होगा अगर
किसी ऑब्जेक्ट को पास लेके आया जाएगा आई के, क्या होगा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, करेक्ट, आई लेंस थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो ऐसे करके हो जाता है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट फिक्सेस द शीट ऑफ पेपर, ओके, उसने कुछ आयरन फिलिंग्स डाले हैं अराउंड अ बार मैग्नेट, ओके, देन ही टैप्स, ठीक है। वाई डू आयरन फाइलिंग्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज exerted onto them, so they align themselves in a particular pattern due to the magnetic field lines of that particular bar magnet, okay. Next, what does the crowding at the ends indicate? The strength of the magnetic field. अगर क्राउड ज़्यादा है सो मोर स्ट्रोंगर इज द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कम है स्पेसिंग तो लेस स्ट्रेंथ, वीकर हो जाएगा। What do the lines along which the iron filings align represent? Magnetic field. Next, if the student places a cardboard horizontally in a current carrying solenoid and repeats the above activity, in what pattern would the iron filings arrange? In straight parallel lines, okay. State the conclusion drawn. यानी ये क्या बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड आपको लिखना था। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन पिक्चर बिलो शोइंग 3 फूड चेन्स, ओके। नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड सी। तो ये भी यार बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या लिखोगे इसके अंदर? बी के अंदर क्या आ जाएगा आपका ग्रास लैंड टाइप इकोसिस्टम, और सी के अंदर क्या आ जाएगा आपका पॉन्ड टाइप इकोसिस्टम। लेकिन जिन बच्चों ने नेचुरल इकोसिस्टम भी लिखा है ना, देखिए नंबर तो मिल जाएगा, डोंट वरी, नेचुरल पे ही नंबर मिलेगा। नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स, ठीक है, दैट एग्जिस्ट इन बोथ ऑफ देम, सो नेचुरल। हाँ, आपने ग्रासलैंड पॉन्ड लिखे, बहुत अच्छी बात है, उस पर भी नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ऑल फूड चेन्स आर प्रोड्यूसर्स बाय, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही तो होते हैं जो सन की एनर्जी को टैप करके उसे फूड एनर्जी में बना के आगे ट्रांसफर करते हैं। सो दे आर द वंस, दैट इज दे कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड दे हैव टू बी देयर टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी एक्चुअली, उसके बाद सबको मिलेगी। What percentage of solar energy do these producers capture for their use? देखिए 1% कैप्चर करते हैं, उसके बाद 10% आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो 1% यहाँ पे आंसर आना था। नेक्स्ट, why are the arrows shown in the diagram in one directional and not vice versa? Because आपको सिंपल एक लाइन लिखनी थी, because the flow of energy is unidirectional in a food chain, इसीलिए एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक होता है, लेकिन एनर्जी तो यूनिडायरेक्शनल होती है। सेक्शन डी, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है, इन विच द इनिशियल आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस आफ्टर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, करेक्ट। एंड एक एक्टिविटी बताओ जिसके अंदर चेंज ऑफ कलर है। यार इतने रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, आप कोई भी लिख दो, कलर तो हम ऐसे ही बता देंगे। मतलब आप लाइम वाटर के अंदर जब CO2 पास करते हो तब कलर चेंज नहीं हो जाता, वाइट PPT आ जाता है। कोई भी लिखो, सब में नंबर मिलेगा। चेंज इन टेम्परेचर इतना आसान, जिंक को H2SO4 वाले बीकर में डाल दो, बीकर की वॉल हल्की गर्म हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतने सारे आपने पढ़े, आपने चैप्टर 1 भरा पड़ा इन चीज़ों से। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत आसान है यार। इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट्स। How can we say that electrolysis of water and blackening of silver bromide when exposed to sunlight are decomposition reaction? क्योंकि water is getting dissociated to form hydrogen and oxygen gas, और सिल्वर ब्रोमाइड का जब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ब्लैकनिंग में आ जाएगा आपका लाइट एनर्जी। नेक्स्ट, the type of reactions in which one calcium oxide is formed and calcium hydroxide are formed are opposite reactions। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड कब बनता है? जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, तब CO2 और CO बनता है, करेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड को तुम पानी में मिला देते हो तब CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, तो दोनों ऑपोजिट है ना, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन दोनों ऑपोजिट है। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन अ रिफ्लेक्स आर्क। तो बहुत ईजी है, रिफ्लेक्स आर्क का आप क्या बोलोगे? कनेक्शन इन विच वी डिटेक्ट द सिग्नल, ठीक है, और द इनपुट एंड रिस्पॉन्ड टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन, ठीक है, और बहुत क्विकली, इमीडिएटली। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। वाई हैव रिफ्लेक्स आर्क्स मोर इवॉल्व इन एनिमल्स? बिकॉज दे लैक अ ट्रू थॉट प्रोसेस, उनका इतना कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क नहीं होता, इतना डेवलप नहीं होता ब्रेन, ठीक है, इसलिए। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन यू सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब ये तो क्लियरली आपके NCERT के अंदर डायग्राम है, मैंने तो पहले कहा था डायग्राम आपको पढ़ के जाने हैं। रिसेप्टर्स इन स्किन होते हैं, तो जैसे हीट डिटेक्ट हो तो सेंसरी न्यूरॉन आप लिखोगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन के बाद आप दिखाओगे थोड़ा सा कि कैसे रिफ्लेक्स आर्क बन रही है, रिले न्यूरॉन दिखाओगे स्पाइनल कॉर्ड के तरफ, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन से जाएगा इफेक्टर यानी मसल इन आर्म में, ठीक है, ओके। नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS एंड अदर पार्ट्स। देखिए PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, लीव्स ऑफ छुई मुई प्लांट बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नेम द स्टिमुलस
तो देखिए टच इज द स्टिमुलस, राइट द कॉज फॉर सच रैपिड मूवमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, इज देयर एनी ग्रोथ रिलेटेड इन्वॉल्व इन इट, नो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व। ओके, डिफाइन जियोट्रॉपिज्म, अगेन जियोट्रॉपिज्म को कैसे डिफाइन करोगे, मूवमेंट आइदर इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ ग्रेविटी यू कैन से, और पुल ऑफ अर्थ जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या है, मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी विल बी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो पॉजिटिव क्या होगा, ग्रोथ ऑफ रूट्स, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होगा, ग्रोथ ऑफ शूट्स, दैट इज द स्टेम। अब ये वाला जो सेम क्वेश्चन है ना, ये मैंने जो मोस्ट प्रिडिक्टेड पेपर आपका निकाला है, उन बच्चों ने आराम से कर लिया होगा क्योंकि उसके अंदर है ही, और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब जो नहीं करके गए उनका लॉस है। सेम डिट्टो क्वेश्चन, बस वैल्यूज़ यहाँ पे बदल गई हैं, सेम क्वेश्चन। विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। देखिए एक ऐसा केस होता है 2f पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इमेज भी 2f पर बनती है और सेम डिस्टेंस पे। तो यानी यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन है जो ऐसा दिखा रही है -50 + 50, तो यानी 2f इज़ 50, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में आएगी, करेक्ट। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 50 / 2 दैट इज 25 सेंटीमीटर्स प्लस 25 सेंटीमीटर्स। ओके, विच ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट करेक्ट, देखिए 6th वाली ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपका -15 है और जो इमेज डिस्टेंस है वो +37.5 है। तो ये तो गलत हो गया ना यार, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फोकस और पोल के बीच में, अगर आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप ध्यान से देखो। For such a case, the image formed is virtual and on the same side as the object. Hence, the image distance should be negative. लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव दिया तो ये गलत हो गई है ना। ओके, और ड्रॉ द रे डायग्राम, आई थिंक यू ऑल कैन ड्रॉ द रे डायग्राम एज वेल, राइट। आपको बस प्लेस करना और 2 रेज निकाल के आप बना देंगे। ओके, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इक्वल टू -30। देखिए जब u -30 है तो इमेज क्या है, +150, और लेंसेज के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, +v/u। तो v क्या है 150, u क्या है -30, सो -5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ये अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस पासिस थ्रू इट। तो यार पैरेलल ही जा रही है, तो इट विल मीट एट द फोकस, राइट, आफ्टर डाइवर्जेंस, करेक्ट। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 20 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5 सेंटीमीटर्स दी है, आपको इमेज -15 सेंटीमीटर्स लेना पड़ेगा क्योंकि सेम साइड पर बनता है, अगर आपको एक केस याद हो, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस होगा, तो यहाँ पे आप फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस क्या लोगे, कनकेव लेंस किस टाइप का लेंस होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, तो आपको फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर्स लेनी है। क्या बात समझ में आई आप सभी को, ठीक है। और साथ ही एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, देखिए अब जो डिस्टेंस आएगा ना आपका, वो आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप +5 सेंटीमीटर्स लोगे, करेक्ट, सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15, तो -15 सेंटीमीटर्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला लगाना, लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f, तो आपका क्या आ जाएगा u -8.57 सेंटीमीटर्स। और जब आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे +v/u तो क्या आ जाएगी मैग्नीफिकेशन +1.4, ठीक है। ओके, सेक्शन ई मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको समझ में आया।